न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इन द नर्वस सिस्टम दैट प्ले ए फंडामेंटल रोल इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द ब्रेन एज वेल एज ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बीच में और ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होता है उसको करने का काम न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं और ये केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये न्यूरॉन के बीच में गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? Types of neurotransmitter. There are several types of neurotransmitter including acetylcholine, dopamine, serotonin, norepinephrine, glutamate, gamma, amino butyric acid यानी GABA, etc. हम आज जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं जो कि प्योरेस्ट वे में न्यूरोट्रांसमीटर हैं। मतलब यहाँ पे अगर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की अगर आप बात करेंगे तो ये हार्मोनल फंक्शन भी होता है इनका, तो इनकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। ईच न्यूरोट्रांसमीटर हैज डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड इज इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव प्रोसेस। सबके अपने अलग अलग प्रोसेस और सबके अलग अलग फिजियोलॉजिकल कार्य हैं। सिंथेसिस एंड रिलीज। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड विद इन न्यूरॉन्स। यहाँ पे पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? तो जो न्यूरॉन की बॉडी होती है सोमा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में वो क्या होते हैं? उनका बनना प्रोसेस होता है, मतलब सोमा में होता है बेसिकली। अब दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स एंड स्टोर्ड इन वेसिकल्स विद इन द न्यूरॉन्स एक्सन्स। ये टर्म याद रखनी है आपको, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स, यानी कि सोमा बॉडी के अंदर, बताइए क्या? प्लीज प्लीज एक्सप्लेन, कम ऑन। ये प्रोड्यूस होते हैं प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स में। प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बेसिकली आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर सोमा सेल होती है। उस सोमा सेल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि जो लिक्विड व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर के रूप में जो अवेलेबल है उसके सिंथेसिस से ये बनते हैं। कहाँ बनते हैं? सोमा में। सोमा से ये ट्रेवल करते हैं कहाँ से? एक्सॉन से। एक्सॉन के टर्मिनल पे जब पहुंचते हैं, जिन्हें टर्मिनल बटन्स कहते हैं, जब ये वहां पहुंचते हैं तब तक ये वेसिकल्स में होते हैं, यानी कि एक थैले में होते हैं, एक गुब्बारे जैसी स्थिति मान लीजिए, बबल मान लीजिए, उसके अंदर होते हैं। यही वेसिकल्स जो हैं ये छोड़ दिए जाते हैं किससे? सिनेप्स से, और दूसरा डेंड्राइट इन्हें ग्रहण कर लेता है। इज इट क्लियर? इतनी बात आ रही है समझ में? आसान है। When an electrical impulse known as action potential reaches the axon terminal, it triggers the release of neurotransmitter into the synapse. इसका मतलब क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो गैप्स होते हैं उनको फिल करते हैं सबसे पहले। मान लेते हैं ये एक सिनेप्स है, राइट? ये क्या है? ये एक सिनेप्स को दर्शा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। यहां पे क्या हो गए? ये हो गए टर्मिनल बटन्स, राइट? इन दैट केस यहां पे ऑलरेडी वेसिकल्स हैं, हमेशा ही होते हैं। मतलब दो प्रकार से होंगे, एक जो यहां सोमा पे क्रिएट हुए थे और यहां तक पहुंचे हैं वो होंगे, दूसरे यहां पे एक्स्ट्रा आ गए थे, यहां रीअपटेक सिस्टम है उसने वापस ले लिया होंगे, ये दोनों ही जमा हो रखे होंगे। यहां से एक्शन पोटेंशियल का फायर जो है, फायरिंग ऑफ न्यूरॉन, जैसे ही यहां रीच करेगा एक्सॉन टर्मिनल पे, ये वेसिकल्स छोड़ दिए जाएंगे। कहां? बाहर, दूसरे डेंड्राइट के लिए। इतनी बात आ रही है समझ में? यही है सिंथेसिस और डिलीवरी पर्सन कार्य। इसके अंदर बहुत सारा खेल है, ठीक है? यही मैंने आपको कल पढ़ने के लिए भी कहा था। ये सेक्शन है जो आपको समझना है ट्रांसमीटर के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको ट्रांसमिशन बताऊंगा, ठीक है ना, एक एक करके कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब पहले रिसेप्टर्स की बात करें। रिसेप्टर एक्टिवेशन। रिसेप्टर एक्टिवेशन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिसेप्टर्स से बाइंडेड होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हाँ, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट न्यूरॉन। जो मेम्ब्रेन है उसका सिर्फ वो हिस्सा जो रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट का सिर्फ वो हिस्सा जो रिसीव कर रहा है, दे आर रिसेप्टर्स। अब एक पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है वो निर्धारित है कि वो क्या रिसीव करेगा। जो केमिकल जो रिसीव करते हैं केमिकल, हाँ, लेकिन उसका निर्धारित है कि वो कौन सा केमिकल रिसीव करेगा, और अगर दूसरा रिसेप्टर होगा तो उसके बारे में भी निर्धारित है कि वो कौन से केमिकल को रिसीव करेगा। दिस इज समथिंग कि मैंने गाड़ी भेजी है तो वो मेरे रिलेटिव को लेकर के आएगी, वो किसी को भी तो लेकर के नहीं आ जाएगी ना एयरपोर्ट से। तो रिसेप्टर जो है वो निर्धारित होता है वो किसको रिसीव करेगा। इट इज प्रीटी क्लियर। यही है इस लाइन का मतलब। दीज रिसेप्टर्स कैन बी एक्साइटेटरी, मीनिंग दे प्रमोट द फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ध्यान से समझ लीजिएगा। एक्साइटेटरी क्या हुआ? जो एक्शन पोटेंशियल को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो एक्शन पोटेंशियल को फीडबैक देंगे वो कौन से होंगे? वो इनहिबिटरी होंगे। क्लियर? तो ये एक्साइटेटरी हो सकते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द रिसीविंग न्यूरॉन में, और इनहिबिटरी विच रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ न्यूरॉन फायरिंग, राइट? इसका मतलब क्या है? न्यूरॉन की फायरिंग को रोक रहा है कौन? गाबा, और न्यूरॉन की फायरिंग को बढ़ा रहा है कौन? ग्लूटामेट। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी, और गाबा क्या है? इनहिबिटरी। तो एक्शन पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा कौन? ग्लूटामेट। अगर एक्शन पोटेंशियल को अगर बढ़ाएगा तो न्यूरॉन से उतना ही ज्यादा केमिकल्स बाहर निकलेंगे। जितने ज्यादा केमिकल्स बाहर निकलेंगे तो न्यूरॉन में जो भी केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं? कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं आपके अंदर, राइट? तो गाबा क्या कर रहा है?
गाबा उन केमिकल्स को रोक रहा है, इसलिए इनहिबिट कर रहा है आपकी एक्टिविटी को, और ग्लूटामेट क्या कर रहा है, सारे न्यूरॉन्स को बढ़ा रहा है, इसलिए वो आपकी एक्टिविटी को एक्साइटेड कर रहा है। दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू रिसेप्टर इनिशिएट ए सीरीज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द टारगेट न्यूरॉन। टारगेट न्यूरॉन जो होता है, मतलब बेसिकली आप अगर ये देखें कि मैं एक टीचर हूं, तो क्या मैं इस दुनिया में सब जगह टीचर हूं? नहीं, मैं सब जगह तो टीचर नहीं हूं ना। मैं कहीं पे बेटा हूं, कहीं पे भाई हूं, यानी एक ही न्यूरॉन के बहुत सारे, एक ही न्यूरोट्रांसमीटर के बहुत सारे रोल होते हैं। एक तो उसका रोल हो गया एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। सबसे पहले ये रोल पकड़ लीजिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको साथ में रखते हैं और दूसरा रोल समझते हैं। वो दूसरा रोल क्या होगा? किसी का रोल है लर्निंग में, किसी का रोल है मेमोरी में, किसी का रोल है डाइजेशन में। अलग अलग जगहों पे रोल है। तो ये जो अलग अलग जगहों पे जो रोल हैं अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के, ये उनके एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी फंक्शन के साथ में ही काम करते हैं। इट मींस वो जब किसी दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं तो वो सबसे पहले तो उसको या तो एक्साइटेटरी करेंगे या इनहिबिटरी करेंगे, एज वेल एज वो अपना फंक्शन भी करेंगे, जो उनका अदर फंक्शंस हैं वो भी करेंगे, राइट? अगर मुझे जरूरत है मेमोरी को यूज करने की, तो फिर मेमोरी फंक्शन चालू हो जाएगा वहां पे। अगर मेरी जरूरत हो रही है लर्निंग की, तो लर्निंग फंक्शन जारी हो जाएगा। और ये कौन कर रहा है? ये बाइंडिंग न्यूरोट्रांसमीटर कर रहा है। यानी कि डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन जा रही है कि फिलहाल जो क्रिया चल रही है ना, जिसके लिए दिमाग को इसकी जरूरत है, वो प्रोसेस मेमोरी का है। तो वो क्या करेगा? मेमोरी वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, और जितने भी मेमोरी में काम करने वाले न्यूरॉन हैं, वो सारे न्यूरॉन फायर करने लगेंगे, एक्शन पोटेंशियल की तरफ पहुंचने लगेंगे। उनको एक्साइटेट करने का काम ग्लूटामेट का होगा, राइट? ये बहुत ध्यान से समझना है कि जब एसिटिलकोलिन काम कर रहा है, तभी ग्लूटामेट भी काम कर रहा है। तो ग्लूटामेट एक्साइटेट करके पूरे ब्रेन में ये बता रहा है, मेमोरी वाली जगह पे, कि सब के सब एसिटिलकोलिन क्या करो? फायर करो। इस समय इस पूरी बॉडी और ब्रेन को मेमोरी की जरूरत है, तो एक्साइटेट करो, राइट? इज इट क्लियर? अब अगर एक क्वेश्चन है जो कि अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, एक क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, तो यही ग्लूटामेट कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करो, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग पे काम आप तभी कर पाओगे जब मेमोरी पे काम होगा लेकिन लो होगा। इसलिए हम इनहिबिटरी को क्या कहते हैं? इनहिबिटरी फंक्शन को क्या कहते हैं? फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। ये बैलेंस का काम करते हैं ग्लूटामेट और गाबा, यानी कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जब भी आप किसी एक फंक्शन को कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे दूसरे फंक्शन को रोक रहे होते हैं। तो रोकने का काम इनहिबिशन होगा और करने का काम एक्साइटेशन होगा। इट मींस इट इज समथिंग लाइक जॉय एंड सैड। जहां जॉय है, जहां खुशी है, वहां पे गम जरूर होगा। सिमिलरली जहां एक्साइटेशन है, वहां इनहिबिशन जरूर होगा। तो जब एक ही टाइम पे एक्साइटेशन काम कर रहा होगा, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली इनहिबिशन भी काम कर रहा होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्साइटेशन काम करता है, एक दूसरे टाइम पे इनहिबिशन काम करता है। एक ही टाइम पे जब एक्साइटेशन काम करता है, तब इनहिबिशन भी काम कर रहा होता है। हैं? हाँ, अभी देखो, अभी तो आंसर तो आने हैं, बहुत सारे आंसर आने हैं अभी। टर्मिनेशन एंड रीअपटेक। व्हाट इज टर्मिनेशन एंड रीअपटेक? आफ्टर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, न्यूरोट्रांसमीटर्स नीड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द सिनेप्स। ध्यान से समझिए, जो सिनेप्स का सेक्शन है उसे क्लियर करना होता है उन्हें, टू अलाउ प्रिसाइज सिग्नलिंग, ताकि बिल्कुल प्रिसाइज सिग्नल मिल सके। दिस ऑकर्स, अगर वहां पे भीड़ लग जाएगी तो क्या होगा? यही नहीं पता चलेगा किस न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्स से बाहर जाना है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, राइट? तो इसलिए वहां भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, वन कॉमन प्रोसेस इज कॉल्ड रीअपटेक सिस्टम। तो रीअपटेक सिस्टम क्या करता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस ले लेता है जो वहां पे भीड़ कर रहे होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव। और जब हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन लेंगे तो उसे कहते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक। आई बात समझ में? सो वेयर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर टेकन बैक इनटू द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। अब यहां पे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा हुआ? जिससे आई है इंफॉर्मेशन, जिससे आई है इंफॉर्मेशन, वो हुआ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा हुआ? जिसके पास जो रिसीवर्स एंड पे है। न्यूरॉन फॉर रिसाइकलिंग, और इसके लिए वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? रिसाइकल करा जाएगा उस न्यूरॉन को। ऑल्टरनेटिवली एंजाइम्स कैन ब्रेक डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू इनएक्टिव बाई प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स बने होते हैं, वो बेसिकली कुछ प्रोटीन्स के बने हैं। उनमें ग्लूकोज है, और ग्लूकोज प्रोटीन ये सब मिलकर के कुछ एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। दूसरे एंजाइम्स इसके साथ मिलकर के या तो वो इसको सिंथेसाइज करते हैं या उसे ब्रेक कर देते हैं, राइट? सिंथेसिस से भी कोई प्रोडक्ट आएगा, बाई प्रोडक्ट, और ब्रेक डाउन से भी कोई ब्रेक प्रोडक्ट आएगा। अगर बहुत ज्यादा मात्रा हो गई सेरोटोनिन की, तो साधारण भाषा में उसे तोड़ करके और वापस उसे न्यूट्रिएंट्स के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा। अब उसका फंक्शन सेरोटोनिन का नहीं होगा। ये काम करने का ग्लिया का काम होता है। इज इट क्लियर? और अगर ग्लिया नहीं कर रही है तो न्यूरॉन अपने आप भी ये काम करता है रीअपटेक के बाद में। इज इट क्लियर? तो सिनेप्स में जो पड़े हुए न्यूरॉन होते हैं, उन्हें एंजाइम्स ब्रेक कर देते हैं, और अब वो उस रूप में नहीं होते। तो मैंने सेरोटोनिन का एग्जांपल दिया, तो वो बाहर तो सेरोटोनिन के रूप में था, जब वो एसएसआरआई से वापस लिया गया रीअपटेक पंप से, तो फिर से वो एक्सॉन टर्मिनल पे गया, वहां पे उसको ब्रेक कर दिया गया, और अब वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करेगा। उस एक्सॉन, उस न्यूरॉन को मजबूत करने का काम करेगा, उसे प्रोटीन का बेस दे देगा। ठीक है? ये सारी क्रिया होती है जो जनरली न्यूरोट्रांसमीटर में होती है।